तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर का कंटिन्यूशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसी में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, फिर मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा। इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में ये है कि ये एक रेफर कर रहा है रेट को, रेट एट विच कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब देखिए, आपको एक चीज बताई हुई थी कि जैसे अगर आप मान लो कि दो चीजें ले रहे हो, मान लो एक एप्पल हो गया, दूसरे हो गए ऑरेंजेस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए, ये हो गया प्रोडक्ट बी। मान लो दो टाइप के प्रोडक्ट्स है, ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट। अगर मान लो ये ए प्रोडक्ट है, अभी जो आप क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, इनडिफरेंस कर्व का याद है ना, कॉम्बिनेशन बनाए थे कि आपको एक एप्पल और 15 बनाना, या बनाना कह रहा हूँ या कुछ भी वो ले लो, एक एप्पल और चलो ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना, 1 एप्पल प्लस 15 बनाना, ये जितना सेटिस्फैक्शन देंगे ना उतना ही आपको 2 एप्पल और 10 बनानास दे रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपने जस्ट एक बनाना गेन किया और सैक्रिफाइस कितने करे, ओ सॉरी, एक एप्पल गेन किया और सैक्रिफाइस कितने बनाना करे, 5। तो ये एमआरएस यही बताता है कि आप किस रेट से चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये आपका कौन बताता है, एमआरएस। तो द रेट एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड with each other so that total satisfaction of consumer remains the same। अब देखो यहाँ पे भी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम है, यहाँ पे भी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम ही रहने वाली है। बट एमआरएस देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूं तो एमआरएस क्या आएगा, देखो डेल्टा बी मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितने बनानास का आपने कितने बनाना सेक्रीफाइस किए, 5। 5 बनाना सेक्रीफाइस किए कितने एप्पल्स के लिए, कितने एप्पल गेन किए, 1 एप्पल। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 एप्पल, यानी आपका रेशियो क्या आया, 5B/1A। तो ये इसका एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको अगर रीड करना हो तो कैसे करोगे, इसको आप बोलोगे द कंज्यूमर इज रेडी टू सैक्रिफाइस 5 बनानास टू गेन 1 एप्पल। तो इसको एमआरएस ऑफ ए बी बोलेंगे। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं एमआरएस ऑफ बी ए, तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये होता है कि हम किसी भी चीज को कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है एक गेन के लिए, अदर प्रोडक्ट के एक गेन के लिए। यहाँ पे मतलब देखेंगे हम बी प्रोडक्ट कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है फॉर अ सिंगल गेन ऑफ ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस 5 बनानास टू गेट 1 एप्पल एंड दिस रेट शोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने एक एप्पल और लिया, अब आप बनानास पता है कितने लोगे, 6 लोगे। आपको 6 बनानास प्लस 3 एप्पल सेम ही सेटिस्फैक्शन दे रहे जितनी ये। अब इस केस में एमआरएस देखो कितना हो जाएगा आपका, आपने यहाँ पे कितना लूज किया, 4। 4 बनानास यू हैव लॉस्ट टू गेन 1 एप्पल। तो यहाँ पे देखो एमआरएस कितना हो गया आपका, ये जो एमआरएस है ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 बनाना इज टू 1 एप्पल का। अब आप इसमें एक चीज और देखिए, कंपेयर करिए, ये रेट ज्यादा है या ये रेट। ऑफ कोर्स ऊपर वाला रेट ज्यादा है। यहाँ पे यू आर sacrificing 5 bananas at rate of 1 apple and यहाँ पे for 1 apple you are sacrificing 4 bananas। तो of course ये एमआरएस ज्यादा होगा, ये कंपैरिजन हो गया एमआरएस का। अब आप लोग यहाँ पे एक नोट जरूर लिख लीजिए कि नोट है एमआरएस मेजर्स द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ये भी मैं आपको एक कर्व बना के दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने एक इनडिफरेंस कर्व बनाया है। अगर आपको याद हो, आप पिछली वाली टेबल देख लेना एप्पल बनाना वाली। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक बार शॉर्ट में बना देता हूँ टेबल। 1 2 3 4 5 एंड ये बनाना है 15 10 एंड 6 3 1। ध्यान रखना ये जो कॉम्बिनेशन है इनके नाम है PQRST। यानी ये जो P का बंडल है, अगर आप ये लेते हो ये भी सेम सेटिस्फैक्शन देगा, और Q वाला बंडल, ये सारे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब आप 1 एप्पल लेते हैं तो आपको 15 बनानास लेने पड़ते हैं सेम सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर आप 2 एप्पल्स लेते हैं तो आपको 10 बनानास लेने पड़ते हैं इसके लिए इतने। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको एक नोट लिखवाया था
कि जो MRS होती है वो मेजर करती है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो देख लीजिए कैसे, अगर आपको P से Q तक की स्लोप निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे, ये ऐसा रहेगा, ये इतना, ये 10 से रहेगा और ये, ठीक है। अब आप खुद देखिए, ये वाला स्लोप ज्यादा है, नीचे वाला थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर ये और फ्लैट हुआ, फिर ये और फ्लैट हुआ, और ये मतलब ये जो MRS है ना ये आपका डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो, ये स्लोप ही देखो, ये चीज ज्यादा स्लोपी होती है ऑफ कोर्स, ये थोड़ी कम, फिर ये और थोड़ी कम स्लोप हुई, और ये और कम। तो आप देख रहे हो अगर ध्यान से, ये थोड़ी ज्यादा स्लोप है, अब यहाँ थोड़ी सी कम, यहाँ थोड़ी और कम हुई स्लोप, यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम, और ये कम स्लोपी एरिया हो गया, तो डिमिनिश हो रही है। अब देखो कैसे, मैंने आपको बोला MRS जो होता है वो स्लोप होती है। ध्यान रखना हमेशा, जब भी आपकी कोई भी स्लोप होती है ना बेटा, स्लोप को आप हमेशा ऐसे मेजर करते हो मैथमेटिक्स के अंदर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब इनके डिफरेंसेस से। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये है आपका y2, 15 माइनस 10, ये कितना आ रहा है भाई, 5, क्योंकि देखो y वाले ये पार्ट है ना, p पे देखो कितना है, क्या कहते हैं, ये आपका है P वाला पॉइंट है 1,15। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, मैपिंग करोगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,10। तो देख लो भाई, y2 माइनस y1 अगर आप करते हो तो 15 माइनस 10 कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस 5 का आ रहा है, एंड इसका कितना आ रहा है डिफरेंस, ये आपका आ रहा है -2 का, -1 का। अब मैथ्स में और इसमें फर्क बता देता हूँ, ये -1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 - 2, इसका मतलब पता है क्या है, ये तो स्लोप है -5। जब भी नेगेटिव आता है ना बेटा, तो नेगेटिव का मतलब होती है ऐसी स्लोप, ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप होती है, इसका ध्यान रखना। और अगर ये पॉजिटिव स्लोप होती ना, आपकी स्लोप ऐसे आती, ये राइजिंग होती है, और ये डिक्लाइनिंग स्लोप होती है। तो ये डिक्लाइनिंग हमेशा नेगेटिव आती है और राइजिंग हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इस केस में हमेशा नेगेटिव स्लोप ही आएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ग्राफ बनता है, ना कि इसमें ऐसा बन रहा है ग्राफ। तो ये है आपका, देख लो, यानी कि इसकी जो स्लोप है हमें किससे मिल जाती है, 5:1। अभी आपको मैंने बताया था MRS, वो 5 बनाना इज टू 1 एप्पल वाला। तो जो MRS है वो क्या बताती है आपको, इनडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी स्लोप को मेजर करती है। तो अब देखिए, आपको इस चीज को, इसका ना एक क्वेश्चन भी आता है कि देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि ये जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमेशा डिक्रीज होता है। और क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, लाइक क्वेश्चन आएगा वाई MRS डिमिनिशेस। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, और ये आपको आंसर लिखना है इसका, बिकॉज of law of diminishing marginal utility, because of law of diminishing marginal utility। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका, आपको पढ़नी है assumptions of indifference डिफरेंस कर्व। और ये assumptions आपको पता भी है, बट मैं इसको पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट assumption होगी आपकी कि हम 2 कमोडिटी लेके चलते हैं, 2 कमोडिटीज। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है आपको 2 कमोडिटीज, यहाँ पे ना हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो कंज्यूमर है ना, उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब ये और नहीं आएगा उसके पास पैसा, जो उसके पास अमाउंट है वो ना सारा का सारा अमाउंट उन 2 प्रोडक्ट्स पे ही खर्च करेगा। इससे पहले जो मैंने एप्पल बनाने का केस लिया वो भी वैसे ही, कि मान लो अगर उसके पास 100 रुपए है, वो 100 रुपए पक्का दोनों पे खर्च करेगा, पूरा का पूरा अमाउंट। तो ये हम मान के चलते हैं। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारा ग्राफ प्रॉपर इंडिफरेंस कर्व हमें नहीं मिल पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉन सैटिएटी। तो देखिए नॉन सैटिएटी का मतलब है, देखो अगर आपको याद होगा, आपने एक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया था, और एक पॉइंट आया था जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई थी, उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई थी टोटल यूटिलिटी, यानी कि एक सैचुरेशन लेवल पे आ गई थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कोई सैटिएटी पॉइंट नहीं है, कंज्यूमर को हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट लेने पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगी। तो यानी कि बात ये है, आप लिखोगे कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज। तो हमेशा वो क्या कोशिश करेगा कि भाई कम सेटिस्फैक्शन ना मिले किसी भी जगह पे, हायर एंड हायर सेटिस्फैक्शन के पीछे ही भागेगा। तो ये हम इसकी अजम्पशन मान के चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये तो आपको पता ही है, ऑर्डिनल
यूटिलिटी। ऑर्डिनल का मतलब आपको पता ही है, एक रैंकिंग देना। यहाँ पे हम लोग कोई यहाँ पे कार्डिनल नंबर यूज नहीं कर रहे कि इससे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, इससे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा हम नहीं कर रहे। तो देख लीजिए आप इसको, लिख लीजिए ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये तो सिंपल सी बात है, हम इंडिफरेंस कर्व कर रहे हैं तो ऑर्डिनल के उसमें कर रहे हैं। कंज्यूमर कैन रैंक प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स। मतलब वहां पे कंपेयर करके वो रैंक करता है, ना कि यहाँ पे नंबर दे देगा कि इस बंडल से इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रैंकिंग, कि हाँ भाई सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इससे मिलेगी, फिर उसके बाद इससे प्रेफरेंसेस में डाल दिया उसने। तो उस प्रेफरेंसेस में डालने के पार्ट को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट जो है डिमिनिशिंग, ये तो आपको पता ही है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए, एक है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड इसके वजह से ही जो आपका ये जो कर्व बनता है ना बेटा, वो ऐसा बनता है कॉन्वेक्स टू द, ये वाली शेप होती है कन्वेक्स, अगर मैं ऐसी बनाता हूँ तो ये होती है कनकेव। तो ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व है हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। इसका रीजन यही है क्योंकि इसकी जो स्लोप है ना बेटा, वो डिक्रीज डिक्रीज होती है। देखो इस केस में देखो स्लोप इंक्रीज होती है, अगर कनकेव बनेगा ना तो देखो स्लोप कैसी बनेगी, हर पॉइंट पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको स्लोप। अगर मान लो एक शेप है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, इन दोनों में देखो डिफरेंसेस है। अब आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप बनाओगे इसकी स्लोप इतनी आएगी, इसकी फिर इतनी, फिर ऐसे ये देखो स्लोप इंक्रीज हो रही है, पहले कम थी अब ज्यादा डीप हो गई, अब ज्यादा और अब ज्यादा। तो स्लोप यहाँ पे इस केस में से इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कनकेव का केस होता है, बट यहाँ पे कन्वेक्स का केस आ रहा है और स्लोप आपको पता है डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और एक तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है एक्चुअली, रैशनल कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर जो है ना, वो हमेशा कोशिश करेगा कि भाई उसको मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन मिले। दैट मीन्स ही एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। तो हमेशा वो यही ट्राई करेगा, टोटल सेटिस्फैक्शन। ये आपकी हो गई 5 अजम्पशंस, इन इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। अब हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 4 प्रॉपर्टी है। अब ना इसको थोड़ा मैथमेटिकली आपको समझना पड़ेगा ग्राफ से, तो आपको मैं सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, ये अभी मैंने जस्ट आपको समझाया भी था कि वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्योंकि डिमिनिश होता है आपका, बिकॉज ऑफ, इसमें आपको लिखना है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अब आपको यहाँ पे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ग्राफ की हेल्प से। और ये भी क्यों होता है डिमिनिशिंग एमआरएस, क्योंकि आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो डिमिनिश करती है, राइट। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर ये ग्राफ है आपका, ये है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब देखो, अगर यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूँ, इस पे क्या कहते हैं, अगर मैं ना स्लोप निकालू, स्लोप हमेशा ऐसे आती है, ये आ गई, इसकी स्लोप थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसकी स्लोप थोड़ी ऐसी हो जाएगी, इसकी थोड़ी फ्लैट। तो देख रहे हो आप स्लोप कैसी हो रही है, पहले ये, फिर थोड़ी सी फ्लैट, फिर थोड़ी और फ्लैट, फिर ज्यादा फ्लैट। ये मैंने ऊपर बना दी। ये क्या है, एक्चुअली स्लोप है। ध्यान रखना, जब भी आपकी स्लोप डिक्रीज होती है ना, 101% वहां पे हमेशा कैसा कर्व बनेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। whenever the slope diminish, the curve you will get will always be a convex type, convex to the origin type. तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं स्लोप है वो ऑलवेज डिक्लाइनिंग है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड करती है। इसी पे क्या, थोड़ी बहुत मैं आपको बताता हूँ क्या होता है।
indifference curve slope डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब ना बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड्स का मतलब ये यानी कि नेगेटिव स्लोप होती है। अब देखो नेगेटिव स्लोप क्यों होगी, बहुत सिंपल है इसका आंसर। यहाँ पे इसका रीजन बहुत ये है कि अगर जैसे एप्पल और बनाना की बात करी थी 1, 15 टू 10, अगर 2 एप्पल लेने पे 10 बनाना, तो यहाँ पे अगर आप याद हो, अगर आपको स्लोप कैसे निकालते, डेल्टा बी बाई डेल्टा ए, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 आप इसको ले लो, x2 इसको क्या कहते हैं इसको ले लो, तो ये y2 है तो ये x1 होगा, ये सॉरी ये y x2 होगा, दिस विल बी x1, दिस विल बी y1। तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हो वैल्यू y2 की जगह 15 माइनस 1, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हाँ y2 ये y1 होगा। अब ठीक है, y2 15 माइनस 10 अपॉन, देखो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस 2, दैट इज 5 बाय माइनस 1 माइनस 5। अगर आप ध्यान दोगे नेगेटिव आ रही है, इसका ये नेगेटिव क्यों आ रही है इसका भी मतलब समझो। इसका मतलब ये है, अगर आप एक प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो तो दूसरा ना डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रही है। तो आपको सिंपल भाषा में लिखना है कि इफ दिस मीन्स, मैं लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन लिखनी है आपको कि इसका मतलब ये है, ये स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होती है या नेगेटिव स्लोप क्यों होती है, क्योंकि कंज्यूमर देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अगर आपको इस कर्व में राइट साइड में आना है ना, तो बेटा ये वाला तो आपका बढ़ जाएगा, जैसे ये है एप्पल वाली चीज, ये है बनाना वाली चीज। एप्पल का नंबर तो बढ़ गया, बट देखो साथ साथ बनाना का इस पॉइंट पे घट गया नंबर। आप और आगे आ जाओ, एप्पल का नंबर तो बढ़ जाएगा यहाँ पे, बट बनाना का नंबर देखो और घट जाएगा यहाँ पे। तो जब एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो हमेशा आपकी स्लोप होगी डाउनवर्ड्स। तो ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके ये तो आपको पता ही है कि हायर the indifference curve, higher indifference curve represents higher level of satisfaction। तो देख लीजिए, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जैसी ये तो सिंपल सी चीज है कि देखो, अगर दो इंडिफरेंस कर्व है, एक ये है और एक ये है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे वो कम होंगे एक बंडल के अंदर, और यहाँ पे वही ज्यादा होंगे। तो ऑफ कोर्स आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ज्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगी। तो एज इंडिफरेंस कर्व as higher indifference curve represent large bundle of good, यहाँ पे bundle of good large होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जितने एप्पल बनाना होंगे ना इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमेशा उससे ज्यादा ही होंगे, और ज्यादा का मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो थर्ड वाला तो बहुत सिंपल सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो आपके इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं ना, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे से। और इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, राइट। अब देखो दो इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका IC2 और ये वाला मान लो IC1। तो देखो आपको एक चीज तो पता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि यहाँ पे ये जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी इस वाले पॉइंट पे जो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये ज्यादा होगी इससे। बट ए पॉइंट ऐसा, अगर बाई चांस मान लो दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करने लगे तो क्या होगा, तो ये तो एक ऐसा पॉइंट बन गया जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर ए पे जितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, और इनडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है, इनडिफरेंस कर्व में तो यही बोलते हैं ना कि इनडिफरेंस कर्व जो कर्व है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है सब पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम मिलती है। तो इस हिसाब से ए पे जितनी सेटिस्फैक्शन है उतनी सी पे होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व 1। इंडिफरेंस कर्व 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी ए पे सेटिस्फैक्शन है उतनी सी में होनी चाहिए। और उसी हिसाब से अगर दूसरा इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, जितनी सेटिस्फैक्शन ए में है उतनी बी में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो ए जितनी सी में है और ए जितनी बी में है, तो बी और सी में भी तो सेम होनी चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं। आपका देख रहे हो बी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है क्योंकि ये पॉइंट हायर है, हायर इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है। इसी रीजन की वजह से आप लिखोगे कि इट कैन नॉट intersect each other as
यहाँ पे लिख लेना जो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ। अब इसी बात को देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि एज टू डिफरेंस कर्व्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो बेटा एक पॉइंट तो पक्का ऐसा आ जाएगा जहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता। तो ये तो हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो एक इंडिफरेंस कर्व मैंने हमेशा ऐसे बना के दिखाया आपको, कभी इसको टच नहीं करके दिखाया। इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर मान लो अगर ये यहाँ पे टच कर जाए तो ये जो टच जहाँ पे किया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ए वाले प्रोडक्ट्स हैं ये तो 0 कंज्यूम करे इसने, और सिर्फ बनाना वाले प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लिए चाहे 20 हो। तो ये केस किसका बन गया, ये तो वन कमोडिटी का केस बन गया। इंडिफरेंस कर्व में वन कमोडिटी का ये केस तो बन नहीं सकता ना। इंडिफरेंस कर्व के लिए आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए, एटलीस्ट 2 शुड बी देयर। तो ये तो हमारी अजम्पशन ही है, अजम्पशन ही था कि हमें हमेशा 2 कमोडिटी को कंसिडर करके चलना है फॉर इंडिफरेंस कर्व। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट there should be two commodities which is also an assumption which is also an assumption of indifference curve। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना if it touches x axis or y axis then there will be only one commodity left। देखो अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो ए तो 0 हो गया, सिर्फ बी बची, तो 2 तो कमोडिटी नहीं आई, सिर्फ एक ही कमोडिटी आई अगर ये इंटरसेक्ट करे। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो बी वाला पार्ट 0 आया है, यहाँ पे ए वाला पार्ट आया, तो एक सिंगल कमोडिटी का केस हो गया। तो इसीलिए अगर ये टच करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देन देयर विल बी ओनली वन कमोडिटी लेफ्ट विच इज अगेंस्ट द assumption of indifference curve। दैट्स इट। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन को भी दबाए टू गेट द नोटिफिकेशन। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे पेज है योगी क्लासेस के नाम पे, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगी क्लासेस।